हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रायशा और गौरवी जी का डीएनए टेस्ट हो चुका था और उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट अयान की टेबल पर रखी हुई थी। उसके सामने गौरवी जी और रायशा बैठी हुई थीं। गौरवी जी चेहरे से शांत नजर आ रही थी, तो वहीं रायशा के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। आखिर उसकी असली पहचान इसी के जरिए सामने आने वाली थी। इस वजह से वो बेचैन हो रही थी। रिपोर्ट खोलने से पहले अयान ने उन दोनों से कहा, मैं भाई को भी कॉल पर ले लेता हूँ। उन्होंने भी कहा था रिपोर्ट आते ही सबसे पहले उन्हें बताऊं। गौरवी जी ने अयान की बात पर हामी भरी। अयान ने उसी वक्त आरव को कॉल किया। वहीं आयु आरव की बाहों में सो रही थी और आरव उसके बालों को सहला रहा था। जैसे ही अयान का कॉल आया, आयु की नींद न टूट जाए, इसलिए आरव ने जल्दी से उसे साइलेंट कर दिया। आरव समझ गया था कि अयान ने कॉल क्यों किया है। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से अयान की आवाज आई, रिपोर्ट ओपन करने जा रहा था भाई, इसलिए आपको कॉल किया। ठीक है, आरव ने इतना ही कहा। फिर अयान ने एनवेलप खोला और रिपोर्ट पढ़ने के बाद गौरवी जी की तरफ देखकर कहा, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप दोनों के डीएनए 98.8% मैच करते हैं। अगर डैड के साथ रायशा का टेस्ट होता तो डीएनए पूरी तरह मैच करते, लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि मॉम सच बोल रही थी। हाँ, जिंदगी में आखिरी वक्त में ही सही, उसने सच तो बोला। गौरवी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर रायशा की तरफ देखा। उन्होंने रायशा को अपने पास आने का इशारा किया और फिर उसे गले से लगा लिया। वहीं आरव भी रिपोर्ट पॉजिटिव देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आयु की तरफ देखा जो गहरी नींद में थी। आरव ने आयु के फोरहेड पर किस किया और धीरे से कहा, अपनी जिंदगी में कोई तो अच्छा काम किया आपने मिसेस सिंघानिया। आज डैड जिंदा होते और उन्हें सच्चाई का पता चलता तो वो बहुत खुश होते। आरव का इस वक्त रायशा से मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो आयु को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। वहीं हॉस्पिटल में रायशा गौरवी जी के सीने से लगी हुई थी। गौरवी जी ने उसे सहलाकर कहा, तुम हमारी ही फैमिली का हिस्सा थी और अब तक हमसे अलग रही। वो चाहती तो ये सच आज से 20 साल पहले भी बता सकती थी, पर नहीं, ये बात भी उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की। हाँ, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रायशा ने बुझी आवाज में कहा, चलो देर से ही सही, उसने सच बताया, यही बड़ी बात है। अगर वो बीमार नहीं पड़ती तो कभी इस बारे में नहीं बताती। उसकी बीमारी का कुछ तो फायदा हुआ, हमें हमारी बच्ची वापस मिल गई। गौरवी ने नम आंखों से कहा। वहाँ एक अच्छा खासा फैमिली इमोशनल मोमेंट बन रहा था, जहाँ इतने सालों बाद रायशा के खुराना फैमिली की बेटी होने का सच सामने आया था। छवि सिंघानिया ने रायशा के खुराना खानदान की बेटी होने का सच तो बता दिया था, लेकिन इन सब से वो काफी अकेली पड़ गई थी। अयान और आरव के बाद अब रायशा के दिल में भी उसके लिए नफरत पैदा होने लगी। डैश डैश। देखते ही देखते एक हफ्ता पूरा हो चुका था। छवि का इनिशियल ट्रीटमेंट उसके एडमिट होते ही शुरू किया जा चुका था। आज उसकी सर्जरी होने वाली थी। रायशा खुराना मेंशन में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि अब उसे धीरज सिंघानिया के घर में और नहीं रहना था। अयान ने जैसे तैसे करके आरव को मना लिया था, ताकि वो आयु को सर्जरी के लिए अपने साथ टीम में शामिल कर सके। सर्जरी के कुछ घंटे पहले आयु हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। उसके साथ गौरवी जी, आरव और रायशा भी थे, जो हॉस्पिटल जाने से पहले तैयार हो रहे थे। आरव और आयु अपने रूम में थे। आरव आयु को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रहा था। वो बोला, देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ वैसे भी काफी सफोकेशन फील होता है, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आयु ने आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, जब से अयान ने मुझे सर्जरी असिस्ट करने की बात कही है, तब से तुम एक ही बात मुझे 50 बार बोल चुके हो। मैं खुद को संभाल सकती हूँ, और तुमने भी नोटिस किया ना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मुझे बेहतर महसूस होने लगा है। वैसे भी पहला ट्राइमेस्टर बीत चुका है, अब इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर वो कुछ पल रुककर धीरे से बोला, मिसेस सिंघानिया, ठीक तो हो जाएगी ना? मैं नहीं चाहता मेरा एक कॉम्पिटिटर कम हो। अगर तुम ये कहोगे कि मैं अपनी मॉम को खोना नहीं चाहता, तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। पिछले एक हफ्ते से तुम उनके दिल से केयर कर रहे हो, तो ये भी एक्सेप्ट कर लो कि अब तुम्हारे दिल में उनके लिए इमोशंस फिर से ग्रो होने लगे हैं।
आयु ने हल्का मुस्कुराकर कहा, जिस पर आरव ने मुंह बनाते हुए ना में सिर हिला दिया। आयु को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद उसने बोल साइड में रखा और फिर आयु की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मिसेस सिंघानिया के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो? बोलते हुए आरव के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव थे। उसने ऐसा इसलिए पूछा था ताकि सर्जरी के वक्त आयु अपना कंट्रोल ना खो दे, वरना वही होता जो अनजाने में अनुष्का के साथ हुआ था। आयु को परमिशन देने से पहले आरव सब कुछ कंफर्म करना चाहता था। आरव की बात सुनकर आयु ने हल्का हंसते हुए कहा, इमोशनल कनेक्शन तो दूर की बात है, मैंने तो कभी उनसे ठीक से बात भी नहीं की है। बुरा मत मानना, लेकिन मेरा तुम्हारी मॉम के साथ अच्छा बुरा किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी हरकतें जानने के बाद तो दिल भी नहीं करता उनसे जाकर बात करने का। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी, इसके साथ ही वो रिलैक्स भी हो गया था। उसने आयु का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, चलो फिर सर्जरी के लिए चलते हैं। आरव और आयु नीचे आ गए थे। वो दोनों एक साथ हॉस्पिटल जा रहे थे, तो वहीं कबीर गौरवी जी और रायशा को लेकर हॉस्पिटल गया था। छवि की सर्जरी शाम के वक्त होनी थी। उससे पहले वो सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सर्जरी से पहले जहां बाकी सब छवि के आसपास थे, तो वहीं अयान और आयु टीम के साथ छवि का केस डिस्कस कर रहे थे। अयान ने प्रोजेक्टर पर छवि की केस फाइल निकाल रखी थी और फिर तेज आवाज में बोला, केस काफी डिफिकल्ट है। हो सकता है एक सर्जरी में हम सारे क्लॉट्स ना निकल पाएं या फिर अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, लेकिन हमें पेशेंट की जान बचाने पर ज्यादा फोकस करना है। उनके ब्रेन में 4 क्लॉट हैं, जिनमें से 2 एक हिस्से में बने हुए हैं तो 2 अलग अलग हिस्सों में। इस सर्जरी के जरिए हम 2 क्लॉट एक साथ निकाल सकते हैं, पर अगर उनकी हेल्थ ने साथ दिया तो चारों क्लॉट एक साथ ही निकल जाएंगे, आयु ने कहा। सबने आयु की बात पर हामी भरी। फिर डॉक्टर सिद्धि ने आयु की तरफ देखकर केयरिंग वे में कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये सर्जरी लंबी चलने वाली है। क्या तुम इतनी देर खड़ी रह पाओगी? अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं रेस्ट कर लूंगी या बाहर आ जाऊंगी, बट डोंट वरी, मैं अब ठीक हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे बाहर आने की जरूरत होगी, आयु ने जवाब दिया। केस पर स्टडी करने के बाद वो सब सर्जरी के लिए तैयार हो चुके थे। छवि को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। छवि को ऑपरेट करने के लिए जब टीम ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी, तब रायशा ने अयान और आयु से कहा, मॉम ने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन प्लीज आप कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूल जाना और ये सर्जरी सक्सेसफुली हैंडल करना। उसे छवि के लिए डर लग रहा था। आरव उसके पास ही खड़ा था। उसने रायशा का हाथ सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, अभी तुम मुंबई के बेस्ट न्यूरो सर्जन से बात कर रही हो, वो अपने काम में बेस्ट है। फैमिली से बात करने के बाद अयान और आयु ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे। जैसे ही बाहर लाइट ऑन हुई, आरव के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आज पहली बार वो छवि के लिए कुछ फील कर पा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि वो ठीक हो जाए। डैश डैश डैश। ऑपरेशन थिएटर में छवि सिंघानिया की सर्जरी चल रही थी, जिसे अयान और उसकी टीम हैंडल कर रही थी। उसकी टीम में आयु भी थी। छवि की सर्जरी को चलते हुए लगभग 4 घंटे हो चुके थे और टीम पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी। सर्जरी करते हुए बीच में अयान का ध्यान आयु पर गया, जो अब एग्जॉस्ट होने लगी थी। वो कोई गड़बड़ ना कर दे, इससे पहले ही अयान ने आयु की तरफ देखकर धीमे लेकिन सख्त आवाज में कहा, डॉक्टर ओबेरॉय, यू नीड रेस्ट, बाहर जाओ वरना तुम कोई गड़बड़ कर दोगी। मैं ठीक हूँ अयान, आई कैन हैंडल दिस, आयु ने जवाब दिया। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसे चक्कर आया और वो लगभग गिरने वाली थी, लेकिन अयान ने उसे थाम लिया। अयान जानता था आयु इतनी आसानी से नहीं समझेगी और ना ही उसके पास इस वक्त समझाने का टाइम था। उसने आयु का हाथ पकड़ा और ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास आकर कहा, देखो, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है और ना ही मैं सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करना चाहता हूँ। अपने बारे में नहीं सोच सकती तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचकर ही बाहर चली जाओ। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो। फिर अयान ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला और आयु को बाहर जाने का इशारा किया। आयु के बाहर जाते ही उसने फिर से ओटी का दरवाजा बंद कर दिया था और वो अंदर आ गया था। आरव ने आयु की तरफ देखा तो इस वक्त चेहरे से ही वो काफी थकी हुई लग रही थी। आरव जल्दी से आयु के पास आया और उसे संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम इतनी देर खड़ी नहीं रह पाओगी। क्या कभी भी तुम ये जिद करना छोड़ नहीं सकती मिसेस खुराना? बोलते हुए आरव की आंखों में गुस्सा था।
उसने आयु को अपनी बाहों में उठाया और फिर उसके कैबिन में लेकर जाने लगा। वहां आते ही आरव ने आयु को चेयर पर बिठाया और उसका टेम्परेचर चेक करने लगा। आयु को हल्का फीवर था और साथ ही उसका बीपी भी लो हो रहा था। आयु की तबीयत खराब होते देख आरव ने सख्ती से कहा, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तुम्हारा घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। डॉक्टर भी घर पर ही आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट मिसेस खुराना। आयु ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी इस वक्त आरव थोड़ा गुस्से में था और छवि की वजह से परेशान भी, तो वो उसे इस बात को लेकर तो बहस बिल्कुल नहीं करना चाहती थी कि उसे बाहर निकलना है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठकर रेस्ट करोगी। मैं डॉक्टर मानसी को भेजता हूँ ताकि वो तुम्हें ट्रीट कर सके, आरव ने कहा और वो वहाँ से जाने लगा। तभी आयु ने उसका हाथ पकड़ा और आरव की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, बस प्लीज मेरे पास बैठ जाओ, बाहर बाकी सब लोग हैं ना। आरव ने आयु की बात पर हामी भरी और वहीं पर बैठ गया। उसके बाद आरव आयु की आंखों में देखते हुए बोला, यू नो व्हाट मिसेस खुराना, मैंने तुमसे वियर्ड लड़की नहीं देखी। हमारी शादी के बाद से इतने टाइम तक तुमने कभी इतना प्यार नहीं जताया जितना इन पिछले दिनों में जताया है। बस जब देखो यही जिद रहती है तुम्हारे मुंह पर कि मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, फिर इतना ओवर पजेसिव होने की क्या जरूरत है। हाँ, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ तुमसे इतना प्यार करती है। तुम अच्छे से जानते हो मेरे अंदर ये सब चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह मुझ पर गुस्सा करना। आयु ने बात को टालते हुए कहा, जबकि सच ये था कि उसे आरव से दूर जाने में डर लग रहा था। वो उसे खोने से डरने लगी थी, इसलिए आरव को हर पल अपने साथ चाहती थी। तुम इम्पॉसिबल हो आयु, आरव बेला और फिर आयु को अपने सीने से लगा लिया। आरव और आयु कैबिन में बैठे बातें कर रहे थे। वहीं लगभग 1 घंटे बाद छवि की सर्जरी पूरी हो चुकी थी और अयान ने सबको सर्जरी सक्सेसफुल होने की न्यूज़ बताई। हालांकि एक क्लॉट उसके ब्रेन में अभी भी रह गया था, लेकिन बाकी 3 क्लॉट उन्होंने सक्सेसफुली निकाल दिए थे। इससे सभी काफी खुश भी थे। बाहर जब सब छवि के हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इस बीच आयु मानसी के पास पहुंची। मानसी ने ही उसे वहां बुलाया था। आयु के आते ही मानसी ने परेशान स्वर में कहा, तुम्हारा पहला ट्राइमेस्टर पूरा हो चुका है और मैंने तुम्हारी जो रिपोर्ट करवाई थी वो भी आ गई है। मुझे लगा इतने दिनों के मेडिकेशन के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, लेकिन जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारी बॉडी मेडिकेशन को रिएक्ट नहीं कर रही है और दुख की बात ये है कि अब तुम अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। तो इसका मतलब ये तय है कि डिलीवरी के बाद मेरी जान जाने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं, आयु ने भारी आवाज में कहा। मानसी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। कुछ पल के लिए वहाँ एक अजीब सन्नाटा छाया रहा। आयु की आंखों में आंसू थे। आयु को शांत करने के लिए मानसी ने कहा, तुम्हें मिस्टर खुराना को सब बता देना चाहिए। अबॉर्शन करने का ऑप्शन नहीं है तो वो जिद नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार तो रहेंगे ना। आयु ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। कुछ पल के लिए वहाँ एक अजीब सन्नाटा छाया रहा। आयु की आंखों में आंसू थे। आयु को शांत करने के लिए मानसी ने कहा, तुम्हें मिस्टर खुराना को सब बता देना चाहिए। अबॉर्शन करने का ऑप्शन नहीं है तो वो जिद नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार तो रहेंगे ना। उसे कुछ मत बताना, वरना हमारे बीच दूरियां आ जाएंगी। वो अपने गुस्से में कुछ नहीं सोचता तो इस बार भी नहीं सोचेगा। उसे यही लगेगा मैंने उससे झूठ बोला है, फिर मैं उन बचे हुए लम्हों को भी खो दूंगी जो मुझे उसके साथ बिताने हैं। आयु ने जवाब दिया। मानसी ने उसकी बात पर हामी भर दी थी। मैं डॉक्टर हूँ तो अपनी तरफ से कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगी, आखिरी सांस तक नहीं। तुम्हारी दूसरी मेडिकेशन शुरू कर रही हूँ, आई होप उसका रिस्पॉन्स मिले। मानसी ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। वो नहीं चाहती थी आयु किसी भी तरह से अपनी उम्मीद को खो दे। उसने नया प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके आयु को दिया। मानसी से सारी प्रिस्क्रिप्शन समझने के बाद आयु उसके कैबिन से बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे सामने अयान दिखाई दिया, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। अयान के चेहरे पर इस वक्त गहरे गुस्से के भाव थे। आयु ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अयान इस वक्त तेज कदमों से चलकर आरव के पास जा रहा था उसे सब सच बताने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। छवि सिंघानिया की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और सब उसमें बिजी थे। इस बीच मौका पाकर आयु डॉक्टर मानसी से मिलने आई थी। डॉक्टर मानसी ने आयु की हेल्थ अपडेट देते हुए
उसे ये कहा कि मेडिकेशन उस पर असर नहीं कर रही है, ऐसे में चीजें उसके लिए मुश्किल होने वाली है। आयु समझ गई थी कि अब उसके लिए जान का खतरा बढ़ गया है। आयु जैसे ही डॉक्टर मानसी के केबिन से बाहर निकली, उसे अयान दिखाई दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि अयान ने आयु और मानसी की सारी बातें सुन ली थी। अयान को रोकने के लिए आयु उसके पीछे गई, लेकिन अयान तेज कदमों से चलकर आरव के पास जा रहा था। आयु इस हालत में ज्यादा तेज चल नहीं सकती थी, फिर भी वो दौड़ के अयान के सामने आ गई। अयान के सामने आते ही आयु ने हांफते हुए प्लीडिंग वे में कहा, प्लीज अयान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी। आई रिक्वेस्ट यू, आरव को कुछ मत बताना। तुझे ना बातें छुपाने की आदत हो गई है छिपकली, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कर। कल को तू भाई की लाइफ में नहीं रही ना, तो वो पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुल जाएंगे। तू अच्छे से जानती है कि वो तुझे कितना प्यार करते हैं। इन बच्चों की वजह से तुझे कुछ हुआ तो वो उम्र भर उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, फिर कौन पालेगा इन्हें? अयान ने गुस्से में जवाब दिया। अयान की बात सुनकर आयु की नजरें झुक गईं। वो रोते हुए बोली, तुमने गलत सुना है। मानसी ऐसे बोल रही थी कि मेडिकेशन ने अब तक रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आगे भी ना करे। अयान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ तो पूरे 9 महीने तक खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाते रहना और एट द एंड यही निकल कर आएगा कि तेरी बॉडी ने किसी भी मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मैं तेरी बेवकूफियों में तेरा साथ हरगिज नहीं देने वाला। तुझे जो सोचना है समझना है समझ। मैं भाई को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। हाँ, तब तक ये सोच ले उनके गुस्से को कैसे हैंडल करना है। अयान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने आयु को साइड किया और वहां से आगे जाने लगा। आयु समझ गई थी अयान को रोकना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। वो इस मामले में अयान को फोर्स भी नहीं कर सकती थी। आयु धीमे कदमों से चलते हुए अयान के साथ पीछे जा रही थी। तभी उसे साक्षी दिखाई दी। साक्षी को देखते ही आयु अयान के पीछे जाने के बजाय साक्षी के पास जाकर बोली, साक्षी दी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या प्लीज आप कुछ देर के लिए अयान का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं? प्लीज मेरे लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करवा रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? कुछ भी करने से पहले साक्षी ने पूछा। दी, प्लीज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में सब समझा दूंगी। अभी के लिए आप अयान को लेकर कहीं चले जाइए, या आपको जो भी सही लगे। आयु ने जवाब दिया, जिस पर साक्षी ने हामी भरी। साक्षी तेज कदमों से चलती हुई अयान के पीछे गई। अयान आरव के पास पहुंच चुका था। आरव इस वक्त गौरवी जी और रायशा के साथ छवि के रूम में बैठा था। छवि को अभी वहां शिफ्ट नहीं किया गया था। वो उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अयान वहां पहुंचा, साक्षी ने वहां आकर कहा, अयान, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगे? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ साक्षी, अभी मुझे भाई से बात करनी है। अयान ने सीरियस टोन में जवाब दिया। साक्षी को पूरी बात तो नहीं पता थी, लेकिन वो कुछ कुछ समझ गई थी कि बात आरव से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आयु आरव और अयान को मिलने नहीं दे रही। आयु भी वहां पर पहुंच चुकी थी और अयान उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था। अयान कुछ कहता उससे पहले साक्षी फिर से बोल पड़ी, अयान, वो एक्चुअली एक्सीडेंट के टाइम जहां मुझे चोट लगी थी वहां थोड़ा पेन फील हो रहा है, चक्कर से भी आ रहे हैं। पहले भी बताना चाहती थी पर आंटी की तबीयत खराब थी। साक्षी ने बहाना बनाया। आरव साक्षी की बात सुनकर बोला, अयान, चलो जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए बहाने बनाने पड़ रहे हैं। मैं कोई बहाने नहीं बना रही। साक्षी ने आरव को तिरछी निगाहों से घूरते हुए कहा, चले जाओ अयान, वैसे भी सर्जरी के बाद तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आयु ने बीच में बोलते हुए कहा। मजबूरन अयान को साक्षी के साथ जाना ही पड़ा। साक्षी और अयान के वहां से जाते ही आयु जल्दी से आरव के पास आकर बोली, मैं डॉक्टर मानसी से मिली थी। उसने मेरी मेडिसिन चेंज की है। उसने कहा कि पहले वाला मेडिकेशन सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आरव ने पूछा। वो इस बात को काफी नॉर्मली ले रहा था, क्योंकि आयु ने उसे बताया ही काफी कैजुअल तरीके से था। कुछ नहीं, थोड़ी थक गई हूँ, घर चलते हैं, मुझे आराम की जरूरत है, आयु ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से अयान को फिलहाल आरव से बात करने का मौका मिले। काफी हद तक उसने बात को आधी अधूरी बताकर आरव को संभाल लिया था। गौरवी जी ने आरव से कहा, मैं तुम्हें कहने की वाली थी कि इसे घर लेकर चले जाओ, काफी देर से हॉस्पिटल में है, थक गई होगी। आरव ने आयु की बात पर हामी भरी, लेकिन आयु वहां से जाने से पहले एक बार अयान से बात करना चाहती थी। आयु ने वहां से निकलने से पहले आरव से कहा, मुझे अयान से कुछ
बात करनी है, तुम मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। आयु ने आरव के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधे अयान के केबिन में गई। साक्षी अयान के केबिन में उसके साथ थी और अयान उसकी चोट को देख रहा था। जैसे ही अचानक वहां आयु आई तो साक्षी खड़ी हो गई। साक्षी के हाव भाव देखकर अयान ने सिर हिलाकर कहा, डोंट टेल मी साक्षी, आप इसकी बेवकूफ़ी में इसका साथ दे रही हैं। मैं पहले क्यों नहीं समझा, आप दोनों साथ में ही उस रूम में आई थी। अयान को अब आयु के साथ साथ साक्षी पर भी गुस्सा आ रहा था। देखो, मुझे पूरी बात पता नहीं है, लेकिन इसने मुझसे हेल्प मांगी थी तो मैं मना कैसे कर सकती थी, साक्षी ने जवाब दिया। वो अयान को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। यही तो बात है साक्षी, आपको पूरी बात पता नहीं है और पता नहीं क्यों सब इसकी मासूम बातों में आ जाते हैं। लेकिन मैं अब आप दोनों की एक नहीं सुनने वाला। मैं भाई के पास जा रहा हूँ सब सच बताने के लिए, अयान ने चिढ़ते हुए जवाब दिया और वहां से जाने को हुआ। तभी आयु उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने केबिन का दरवाजा बंद किया और अयान से सख्त लहजे में कहा, मैंने आरव को अपने तरीके से सब सच बता दिया है। तुम चीजों पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बहुत बार कुछ मेडिसिन हमारी बॉडी पर रिस्पॉन्स नहीं करती है तो हम खुद मेडिसिन चेंज कर देते हैं। बस मेरे साथ भी यही हुआ है। तुमने आधी अधूरी बातें सुनी और आ गए गुस्सा करने पर। हाँ, मैंने आधी अधूरी बातें ही सुनी थी जिनमें तुमने साफ साफ अपने मुंह से कहा था कि मेरी जान पर खतरा बढ़ गया है, अयान ने सार्कास्टिक वे में कहा। आयु अयान को समझाते हुए बोली, हाँ तो आधी अधूरी बातों को ही तो सुना था। उसके बाद मानसी ने कहा था कि मेडिकेशन चेंज करने के बाद हो सकता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, 1 महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुम हो कि बेवजह इतना गुस्सा कर रहे हो। मैंने आरव को भी इस बारे में बता दिया है कि मेरी मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसलिए मानसी ने मेडिकेशन चेंज किया है। देखो, अब अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं रहा है तो बात को बढ़ाओ मत, सब ठीक ही होगा, बी पॉजिटिव। आयु की बातें सुनकर साक्षी को मामला समझ आ गया था। उसने अभी भी आयु का फेवर करते हुए कहा, ये सही बोल रही है, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए। आरव को हर छोटी बात पर गुस्सा आता है जो इससे जुड़ी हुई है, एटलीस्ट तुम तो समझदार बनो। आयु ने साक्षी की बात पर सहमति जताई। मजबूरन अयान को मानना ही पड़ा। अयान के मानते ही अयान उन्हें बाय बोलकर तुरंत घर चली गई थी। वैसे भी अब सच जानने के बाद वो अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। खुराना मेंशन में शादी का माहौल था। रात के वक्त में लाइटिंग की वजह से घर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। खुराना मेंशन के गार्डन एरिया में मंडप तैयार किया गया था, जहां बीचों बीच कबीर वेड्स युवानी लिखा हुआ था। कबीर और युवानी की शादी खुराना मेंशन से ही हो रही थी, क्योंकि आरव नहीं चाहता था कि आयु को किसी भी तरह की दिक्कत हो। आयु की प्रेगनेंसी का 7th मंथ पूरा होने वाला था और इस वक्त उसके लिए बाहर निकलना तो दूर, बेड से कदम उठाना भी मुश्किल था। ट्विंस होने की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त भी आयु अपने रूम में थी और आरव उसे तैयार कर रहा था। इस टाइम में आरव और आयु एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। आरव ने आयु की मैटर्निटी के हिसाब से वाइन कलर का इवनिंग गाउन डिजाइन करके दिया था, जो काफी कंफर्टेबल और स्टाइलिश था। आयु उस स्लीवलेस इवनिंग गाउन में काफी खूबसूरत लग रही थी। आयु को इयररिंग्स पहनाते हुए आरव बोला, क्या जरूरत है आयु तुम्हें नीचे जाने की? मैंने सारा सेटअप तैयार किया है, तुम यहाँ से बैठकर एंजॉय कर सकती हो। आरव ने भी आयु के ड्रेस से मैच करता हुआ वाइन कलर का इंडो वेस्टर्न पठानी ड्रेस पहना था। आरव के ऐसा कहने पर आयु ने तिरछी निगाहों से उसे घूरते हुए देखा और कहा, मेरा भी बाहर जाने का मन करता है। तुमने मुझे कोई भी फंक्शन को ठीक से अटेंड नहीं करने दिया। बाकी सबकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज शादी है तो प्लीज पूरी रात रुकने देना। और ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम पूरी रात यहाँ रुकने वाली हो? हम वहाँ सिर्फ 2 घंटे रहेंगे, उसके बाद तुम ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करोगी, आरव ने सख्त लहजे में जवाब दिया। आयु को तैयार करने के बाद उसने आयु का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। शादी को अटेंड करने के लिए बाकी सब भी आए हुए थे। ओबेरॉय फैमिली और मंथन की पूरी फैमिली, छवि सिंघानिया भी शादी में आए थे। सर्जरी के बाद से वो खुराना मेंशन में ही रह रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। आरव और आयु को वहां देखते ही अयान उसके पास आ गया। वैसे भी वो उससे काफी दिन बाद मिल रहा था। अयान के आते ही आरव ने आईज रोल करके कहा, ये देखो, तुम्हें यहाँ आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और ये पहले ही यहाँ आ गया। हाँ, मुझे तो आना ही था क्योंकि मैंने बहुत मिस किया इसे। प्लीज अब क्या आप हमें थोड़ी सी प्राइवेसी देंगे ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें? अयान ने आरव की तरफ देखकर प्लीडिंग वे में कहा।
ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ का ध्यान रखना, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, आरव ने कहा और वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ जाते ही उसकी नज़र छवि पर पड़ी जो व्हील चेयर पर थी। अयान ही उसका ध्यान रख रहा था। अयान के जाते ही छवि अकेली हो गई थी तो आरव उसके पास चला गया। आरव छवि के पास जाकर बोला, मिसेस सिंघानिया, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको भी शादी में नहीं आना चाहिए था। आरव के मुंह से खुद के लिए मिसेस सिंघानिया सुनकर छवि ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, मैं बार बार तुम्हें नहीं समझाऊंगी, किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव मत करो। कॉल मी मॉम, हमारी डील हुई थी, अगर मेरी बात सच निकली तो तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगे। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, ओके मॉम, आप लड़कियां इतनी जिद्दी क्यों होती हो? वहाँ आयु मेरी बात नहीं सुन रही और यहाँ पर मैं किस किस को संभालूं? फिलहाल तो तुम खुद को संभाल लो, वही काफी है। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि पिछले कई रातों से तुम सोए नहीं हो। ज्यादा परेशान करती है क्या वो मेरे बेबी बॉय को? छवि ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका हक बनता है तो वो कर सकती है। खैर छोड़िए, मैं आपको फूड काउंटर पर लेकर चलता हूँ। आज आपको सब कुछ खाने की छूट है तो मजे लीजिए, आरव ने जवाब दिया और फिर छवि की व्हील चेयर पकड़कर उसे फूड एरिया की तरफ ले जाने लगा। वहीं आरव के जाते ही अयान ने सबसे पहले आयु को एक चेयर पर बिठाया और खुद उसके पास में आकर बैठ गया। अयान ने एक नज़र आयु की तरफ देखकर कहा, क्यूट लग रही हो छिपकली। सीधे सीधे कहो ना कि मोटी हो गई हो, आयु ने आईज रोल करके कहा। हाँ, फिर भी क्यूट लग रही हो और मेरा तुम्हारा गाल खींचने का मन कर रहा है, लेकिन गलती से भी भाई ने देख लिया तो मुझे तुमसे बात नहीं करने देंगे। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए, तुम खुद ही बता दो कि तुम्हारी हेल्थ अपडेट क्या है। अयान ने बात को घुमाए फिराए बिना सीधे सीधे पूछा। मुझे लगा तुम डॉक्टर मानसी से सब कुछ पूछ लेते होंगे। वैसे गुड न्यूज़ है कि मेडिकेशन 40% असर कर रहा है। बाकी आई होप सब अच्छा ही हो। मेरे पास 2 महीने का टाइम और है जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आयु ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उसे खुश देखकर अयान को भी अच्छा लग रहा था। अयान ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद अयान आयु को शादी के मंडप के पास लेकर गया जहां कबीर और युवानी की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। रायशा उनकी शादी की रस्मों को काफी गौर से देख रही थी। इस बीच उसकी नज़र मंथन पर पड़ी तो वो खोई हुई नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। बीते 4 महीनों में उसकी 2 से 3 बार मंथन से मुलाकात हुई थी और वो दिल ही दिल में मंथन को पसंद करने लगी थी। आयु वहाँ अयान के साथ खड़ी शादी की रस्मों को देख जरूर रही थी, लेकिन उसे काफी अजीब फील हो रहा था। आयु ने अपनी नजरें दौड़ाकर इधर उधर देखा तो उसे आरव कहीं नजर नहीं आया, तो उसने कुछ देर वेट करने का सोचा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। खुराना मेंशन में कबीर और युवानी की शादी हो रही थी। कबीर के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। माफिया की दुनिया में रहते हुए उसने कभी अपनी फैमिली बनाने का नहीं सोचा था। फिर वो आरव के पास आया। उसके पास ही उसे खुद की फैमिली जैसा महसूस हुआ और वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था। युवानी मंडप में उसके पास बैठी थी। उसने पेस्टल पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था और साथ में ग्रीन एमरल्ड ज्वेलरी। कबीर का ड्रेस भी उससे मैच करता हुआ था। इस मोमेंट में कबीर की आंखें नम हो रही थी तो युवानी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम पहले ही रोने लग गए हैं। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफ मैं कंट्रोल करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब में कहा। बस यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में भी ये मोमेंट आ रहा है। तभी अचानक आरव ने कहा, तो यकीन कर लो कबीर, तुम्हारी लाइफ में भी सब अच्छा ही होगा। उसे अपने पास देखकर कबीर और युवानी दोनों चौंक गए। वो इस वक्त उनका गठबंधन बांधने के लिए आगे आया था। आरव ने आगे कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अब तुम उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। तुम खुराना इंडस्ट्रीज के मैनेजर हो। हाँ, खुद को दादी का बड़ा पोता भी बोल सकते हो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, आरव ने इनडायरेक्टली कहा। वो डायरेक्टली कबीर को ये कहने से हिचकिचा रहा था कि वो उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कबीर और युवानी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी तो वहीं अयान भी आयु के पास से साक्षी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, तो कब हाँ कह रही हैं आप? किस बात के लिए? साक्षी ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा। अपनी शादी के लिए। और किस बात के लिए? आपको मनाना काफी मुश्किल रहेगा। लगता है डायरेक्ट घरवालों से जाकर ही बात करनी होगी, अयान ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर साक्षी ने शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लीं। अयान ने अपने हाथ में फूल पकड़े हुए थे। वो साक्षी पर डालते हुए बोला, अच्छा तो आप ब्लश भी करती हैं। वैसे इस लैवेंडर लहंगे में आप काफी खूबसूरत लग रही हैं।
कहो तो अभी शादी कर लेते हैं। शादी का मंडप भी तैयार है और दूल्हा तो उससे भी ज्यादा तैयार है। साक्षी ने जल्दी से अयान की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, अभी नहीं अयान, अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई है, थोड़ा तो टाइम दो। अयान ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। वहीं रायशा की नजरें अभी भी मंथन पर ही थी। वो अकेले खड़ा था। रायशा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, जो होगा देखा जाएगा रायशा सिंघानिया, जाकर उसे अपने दिल की बात बता आती हूँ। इतने लोगों के सामने वो गुस्सा भी नहीं कर पाएगा। क्या पता उसे मैं अच्छी लगती हूँ और वो मुझे हाँ कह दे। कम ऑन रायशा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी और मंथन को अपने दिल की बात बतानी ही होगी। आज ही अच्छा मौका मिला है, वरना ये तो मुझसे मिलता तक नहीं है। मंथन को अपने दिल की बात बताने का सोचकर रायशा उसके पास जाने लगी। रायशा मंथन के पास आकर धीरे से बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। I mean, कुछ जरूरी बात। तुम्हारी जरूरी बात मुझे अच्छे से पता है, तो प्लीज कुछ मत कहना। कुछ ना ही बोलोगी तो बेटर रहेगा, कम से कम चीजें तो खराब नहीं होगी। मंथन ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रायशा उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि मंथन किस बारे में बात कर रहा है। रायशा ने सिर हिलाकर कहा, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बात बताए बिना तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहने वाली हूँ? तुम यही कहने आई थी ना कि तुम मुझे लाइक करती हो? मंथन ने सीधे सीधे पूछा। रायशा के बिना बताए ही मंथन को उसके दिल की बात पता चल चुकी थी। रायशा हैरानी से आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देख रही थी। तभी मंथन ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर तुम अनु की जगह उसकी मूवीज में ही ले सकते हो, मेरी लाइफ में नहीं। तुम काफी अच्छा कर रही हो, तो अपने करियर पर ध्यान दो, ना कि इन सब बातों पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मंथन ने अपनी तरफ से सीधे सीधे ना कह दी थी और वो रायशा को वहीं पर छोड़कर बाहर जाने लगा। वैसे भी साक्षी की वजह से वो शादी अटेंड करने आया था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसे जाना ही था। रायशा भीगी पलकों से मंथन को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मुझे कहीं भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनना था, लेकिन अब लगने लगा है अनुष्का कि डेस्टिनी मुझसे जुड़ी हुई है। उसी की मूवीज मुझे मिलनी थी और अनफॉर्चुनेटली उसी के प्यार से मुझे प्यार होना था। रायशा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था, तो वो दौड़ते हुए खुराना मेंशन के अंदर चली गई। आयु चेयर पर अकेली बैठी थी। उसके आसपास कोई नहीं था। वहां आते ही आयु की तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन उसकी वजह से शादी की रस्में बिगड़ न जाए या सबका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, ये सोचकर आयु कंट्रोल करके वहां बैठी हुई थी। उसका हाथ अपने पेट पर था। इतने दर्द में भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कबीर और युवानी का गठबंधन बांधने के बाद आरव आयु के पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, कुछ याद आया तुम्हें मिसेस खुराना? आज से ठीक लगभग 9 महीने पहले तुम भी इसी तरह दुल्हन की तरह तैयार हुई थी और हम दोनों की शादी हो रही थी। बस फर्क इतना था कि तब हम दोनों ही उस शादी से खुश नहीं थे। आयु ने आरव की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन शादी के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी, क्योंकि तुम मेरा सच नहीं जानते थे और ना ही मुझे इस बात की कंफर्मेशन थी कि तुमने अनु को धक्का नहीं दिया था। हाँ, तो ऐसे में भी मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अचानक ही तुम्हारी सच्चाई सामने आई तो मुझे भी शौक लग गया। खैर छोड़ो, उस बारे में बात नहीं करते हैं। अब वो मैटर भी नहीं करता, क्योंकि हम लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आरव ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया और बोलते हुए उसने आयु का हाथ अपने हाथ में लिया। आयु का हाथ छूते ही आरव ने महसूस किया उसे तेज बुखार था। आयु ने आरव का हाथ जल्दी से अपने हाथ से अलग किया और कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज रिएक्ट मत करना और कबीर की शादी खराब करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। मुझे दिख रहा है तुम कितनी ठीक हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम अंदर चलते हैं। आरव ने आयु को समझाते हुए कहा, बस थोड़ा सा दर्द है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। आयु ने सफाई देते हुए कहा, हाँ थोड़ा सा दर्द मिसेस खुराना, जिसकी वजह से तुम्हें फीवर हो गया है। तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। हम अंदर जा रहे हैं और तुम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगी। शादी में डॉक्टर मानसी भी आई हुई है, उसे बोलता हूँ आकर तुम्हारा चेकअप करे। आरव बोला और फिर उसने आयु को अपनी बाहों में उठा लिया। आयु आरव को लेकर कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई और ये देखकर आरव काफी घबरा गया। वो कबीर की शादी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त आयु की हालत भी खराब हो रही थी। आरव आयु को बाहों में लिए हुए गाड़ी में गया। उसने मानसी को भी अपने साथ बुला लिया था और वो भी उनकी गाड़ी में अब हॉस्पिटल जा रही थी। कोकल की ओवरमाइस
पार्ट 25। कबीर और युवानी की शादी हो रही थी। उसमें अचानक आयु की तबीयत खराब होने लगी। आरव आयु को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। लकीली डॉक्टर मानसी भी शादी अटेंड करने के लिए वहां आई थी, इसलिए आरव ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। आरव काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। बैक सीट पर मानसी आयु को लेकर बैठी थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए आरव ने मानसी से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है इसे? अचानक इसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो सकती है, जबकि कुछ घंटे पहले ये बिल्कुल ठीक थी। मानसी आयु की हेल्थ के बारे में सब अच्छे से जानती थी। वो अभी आरव को बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, आप घबराइए मत मिस्टर खुराना, ये ठीक हो जाएंगी। बस आप गाड़ी चलाने पर फोकस कीजिए। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ ड्राइव, आरव ने परेशान स्वर में कहा। गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान मिरर के जरिए आयु पर भी था। मानसी आयु का इनिशियल चेकअप कर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद उसने आरव से कहा, प्लीज मिस्टर खुराना, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मुझे लगता है हमें इनकी डिलीवरी अभी करवानी होगी। क्या? आरव ने चौंकते हुए कहा। उसी के साथ उसने झटके से ब्रेक लगाए और गाड़ी रुक गई। आरव मानसी की तरफ मुड़कर बोला, लेकिन डॉक्टर, अभी तो टाइम बाकी है, इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है? आरव ने घबराते हुए आयु की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। मिस्टर खुराना, बीतता हुआ हर सेकंड इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। मैं डॉक्टर सिंघानिया से बात करके उन्हें हॉस्पिटल आने का कहती हूँ, मानसी ने तेज आवाज में कहा। उसने देखा आरव गाड़ी ड्राइव करने के बजाय आयु को देख रहा था। मानसी उसे एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने का कहती, उससे पहले आरव ने मानसी की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर, क्या प्लीज आप ड्राइव कर लेंगी? मुझसे नहीं हो पा रहा है। मानसी ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ गई। आरव पीछे आयु को लेकर बैठा हुआ था। उसे इस वक्त आयु और अपने बच्चों की फिक्र लगी हुई थी। इस बीच आरव ने मैसेज करके अयान को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कह दिया था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि वो ये बात किसी को ना बताएं। कुछ ही देर में मानसी और आरव हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां आते ही मानसी सीधे आयु को डिलीवरी रूम में ले जाने लगी। अंदर जाने से पहले मानसी ने चेंज किया, तब तक अयान और साक्षी भी वहां पर पहुंच चुके थे। चेंज करने के बाद डिलीवरी रूम में जाने से पहले डॉक्टर मानसी आरव के पास आकर बोली, आई नो ये सही टाइम नहीं है जब मैं आपसे इस तरह की बातें कर रही हूँ मिस्टर खुराना, लेकिन आपकी वाइफ पहले से ही जानती थी कि उसके साथ ऐसे किसी तरह की भी सिचुएशन आ सकती हैं। मतलब क्या है आपके कहने का? आरव ने हैरानी से पूछा। यही कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आयु की जान बचा पाऊं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मानसी ने इतना ही कहा और फिर डिलीवरी रूम में चली गई। वही आरव अभी तक मानसी की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वो हैरानी से डिलीवरी रूम की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ तो उसने अयान की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, ये डॉक्टर क्या बकवास कर रही थी? वो बिल्कुल ठीक है, उसने मुझे खुद कहा था। जवाब में अयान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी नजरें नीचे झुक गई थीं। आरव को उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने अयान की कॉलर पकड़ी और चिल्लाकर कहा, तुम सबने झूठ बोला ना मुझसे। मैंने कहा था कि मुझसे कुछ मत छुपाना। उसने भी मुझसे झूठ बोला। ये डॉक्टर कुछ और ही कह रही है कि वो नहीं बच पाएगी, और तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो। इसका मतलब तुम्हें भी सब पता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। आरव की आंखें गुस्से से जल रही थीं। अयान ने आरव के हाथ अपनी कॉलर से दूर किया और धीरे से कहा, उसने मुझसे कहा था कि मेडिसिन रिस्पॉन्स कर रही है। मैं आपको बताने आ रहा था, लेकिन उसने नहीं बताने दिया। What do you mean नहीं बताने दिया अयान? तुम कोई बच्चे नहीं हो जो उसने रोका और तुम रुक गए। आई स्वेयर, अगर तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी मिसेस खुराना को खोया तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, चाहे फिर इसमें किसी की गलती रही हो या नहीं भी। आरव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और फिर अकेला एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें ऑपरेशन थिएटर पर टिकी हुई थीं। आरव के दूसरी तरफ जाते ही अयान ने साक्षी से धीमी आवाज में कहा, मैंने उससे आज फिर पूछा था और उसने मुझसे झूठ बोला। मैंने समझाया था साक्षी उसे कि अगर उसे कुछ हो गया तो भाई किसी का कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ तक कि उन बच्चों का भी नहीं। फिर भी उसने भाई से झूठ बोला। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, चलो हम उसके लिए प्रे करते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बी पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा, साक्षी ने अयान को समझाते हुए कहा। आयु को लगभग 2 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत चुका था, लेकिन अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। इन 2 घंटे का हर एक मिनट आरव पर भारी पड़ रहा था। जब वो अकेले बैठा डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ थे।
उधर दूसरी तरफ कबीर और युवानी की शादी की रस्में खत्म हो गई तो गौरवी जी, जय जी और तारा जी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां आते ही अयान ने उन्हें आयु की हेल्थ के बारे में बता दिया, साथ ही आरव के गुस्से के बारे में भी। इस वक्त किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आरव से जाकर बात कर सके। गौरवी ने आरव की तरफ देखकर अयान से पूछा, बहुत टाइम ले रही है डॉक्टर, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। आरव किसी से बात भी नहीं कर रहा है, तुम जाकर उससे बात करो ना। भाई इस वक्त बहुत गुस्से में है और उनका गुस्सा भी जायज है। जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आ जाती हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, अयान ने शांत लहजे में कहा। बाहर सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं, तो वही ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल थी। डॉक्टर मानसी आयु की हेल्थ को कंट्रोल करते हुए सब हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। लगभग 2.5 घंटे के बाद अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। इसी के साथ बाहर हलचल हो गई। आरव जल्दी से उठा और डिलीवरी रूम के पास गया। बहुत फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं आयु की क्या हेल्थ अपडेट है। प्लीज पढ़कर समीक्षा किया कीजिए यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कबीर और युवानी की शादी में अचानक से आयु की तबीयत बिगड़ने पर आरव उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर मानसी भी उसके साथ थी। आयु की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मानसी ने इमरजेंसी डिलीवरी करने का डिसीजन लिया। ऑपरेशन थिएटर में भी जाने से पहले उसने आयु की हेल्थ के बारे में आरव को सब कुछ बता दिया था और साथ ही ये भी कहा कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। इस बीच अयान और बाकी फैमिली भी आ चुकी थी। अयान पहले से ही सब कुछ जानता था। ये बात पता चलने पर आरव उससे भी गुस्सा हो गया। वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं कर रहा था। लगभग 2.5 घंटे के इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई तो आरव जल्दी से उठकर ओटी के दरवाजे के पास आ गया। वहीं बाकी सब भी खड़े हो गए। लगभग 5 मिनट बाद एक और बच्चे के रोने की आवाज आई। इसी के साथ आरव की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। बाकी सब भी इमोशनल हो रहे थे। आरव ने नम आंखों से अपनी फैमिली की तरफ देखा तो गौरवी जी जल्दी से उसके पास गई। गौरवी जी के पास आते ही आरव उनके गले लग गया तो गौरवी जी उसे सहलाते हुए बोली, तुम बेवजह सब पर गुस्सा कर रहे हो। देखो सब ठीक है, अब तो बच्चे भी इस दुनिया में आ गए। मुझे उन तीनों को देखना है दादी, आरव ने गौरवी जी से अलग होकर कहा। कुछ देर इंतजार करो, डॉक्टर आ जाएगी। वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुबारक हो मिस्टर खुराना, तुम पापा बन गए, गौरवी जी ने आरव को शांत करते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया। वहीं अंदर ऑपरेशन थिएटर का माहौल काफी अलग था। आयु के बेहोश होने की वजह से डॉक्टर ने सी सेक्शन से उसके बच्चे पैदा किए थे। डॉक्टर मानसी की टीम की 2 नर्सेज ने दोनों बच्चों को संभाल रखा था। उनमें से एक ने कहा, बच्चे टाइम से पहले हो गए, फिर भी काफी हेल्दी है। हमें नहीं लगता कि इन्हें एनआईसीयू में रखने की जरूरत है। वो बाद में डिसाइड करेंगे। बच्चों को क्लीन करके एनआईसीयू में ले जाने से पहले खुराना फैमिली को बता दो। मुझे पेशेंट को देखना होगा, इसकी पल्स गिर रही है। मानसी ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया और वो अपनी जूनियर डॉक्टर लाव्या के साथ आयु को ट्रीट करने में लग गई। नर्स अपने काम में लग गई तो वहीं मानसी जूनियर डॉक्टर से तेज आवाज में बोली, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ, कैसे भी करके इसे बचाना होगा। डॉक्टर, ब्लड लॉस काफी हो गया है, खून चढ़ाना होगा, लाव्या ने कहा और नर्स को ब्लड लाने के लिए कह दिया। ऑपरेशन थिएटर से नर्स दौड़कर बाहर गई तो अयान समझ गया अंदर क्या चल रहा है। आरव उससे कुछ पूछता उससे पहले अयान जल्दी से उसके पास गया। अयान को देखते ही आरव हैरानी से बोला, बच्चे तो डिलीवर हो गए हैं, हमने उनके रोने की आवाज सुनी, फिर ये भागकर बाहर क्यों गई? वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं? जवाब दो अयान, अंदर क्या चल रहा है, वरना मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। अयान आरव की बात का कोई जवाब देता उससे पहले नर्स बच्चों के साथ बाहर आ गई थी। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी और उसने दोनों बच्चों को थाम रखा था। नर्स आरव के पास आकर कहा, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर खुराना, बेबीज प्रीमेच्योर होने के बावजूद भी बहुत हेल्दी हैं, फिर भी सेफ्टी के लिए हमें इन्हें एनआईसीयू में शिफ्ट करेंगे। गौरवी जी उनके पास आई और एक बच्चे को अपनी गोद में लिया। दूसरे बच्चे को अयान ने थाम रखा था। नर्स ने आगे कहा, एक लड़का और एक लड़की है। आरव का बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, उसका ध्यान अभी भी अंदर अटका था। तभी उसने देखा नर्स और 1-2 स्टाफ मेंबर ब्लड और बाकी चीजों के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे थे। उन्हें देखकर आरव ने नर्स से पूछा,
मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? क्या चल रहा है अंदर? आरव की बात सुनकर नर्स ने नजरें झुका ली और फिर धीरे से कहा, डॉक्टर मानसी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ब्लड काफी लॉस हो गया, पल्स गिर रही है। वो अपनी तरफ से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है से क्या मतलब? कोशिश क्यों करनी पड़ रही है? उस डॉक्टर ने कहा था वो बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी उससे सब कुछ पूछा था, लेकिन उसने झूठ बोला। आरव गुस्से में डॉक्टर पर चिल्लाया। वो अंदर जाने को हुआ, तभी अयान ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते हैं, अयान ने सख्त शब्दों में कहा। वो अंदर मर रही है और तुम बोल रहे हो मैं अंदर नहीं जा सकता। मुझे तुम लोगों के कोई रूल्स नहीं मानने। तुम सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला, इस हिसाब से मुझे तुम सबको निकाल देना चाहिए। अयान ने अयान का हाथ झटक कहा। अयान उसके सामने आ गया और उसे रोकते हुए कहा, चेंज कर लीजिए, फिर चले जाएगा, वरना इन्फेक्शन होने से उसे खतरा बढ़ सकता है। अयान जैसे तैसे करके आरव को मनाकर चेंजिंग रूम में लेकर गया। वहीं आयु की ऐसी हालत के बारे में सुनकर ताराजी ने रोते हुए जय जी के कंधे पर सिर रख लिया। ताराजी सुबकते हुए कहा, मैं अपनी एक बेटी को खो चुकी हूँ, अब दूसरी को नहीं खोना चाहती। आयु को कुछ होगा तो नहीं ना? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। शादी में गेस्ट के बीच उससे बात नहीं कर पाया, बहुत दिनों से उससे ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई थी। उसे देखकर बार बार उसके पास बात करने जाने का मन कर रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। कहाँ हम गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये सब हो गया। जय जी ने इमोशनल होकर जवाब दिया। बाहर उन सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। वहीं चेंज करने के बाद वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे, जहां मानसी अपनी टीम के साथ आयु की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। हर कोई आयु के बचने की प्रे कर रहा था। फैज को भी आयु की कंडीशन के बारे में पता चल गया था, तो वो भी तुरंत मुंबई आने के लिए निकल गया। बच्चों के पैदा होने के लगभग 2 घंटे तक अंदर आयु का ट्रीटमेंट चल रहा था। आयु की पल्स नॉर्मल होते देखकर मानसी ने अयान की तरफ देखकर कहा, फाइनली वी डिड। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अयान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ थम्स अप किया और फिर आरव की तरफ देखकर कहा, ये अब ठीक है, लेकिन होश अभी भी नहीं आया है। आरव ने धीरे से कहा, वो आयु से बात करना चाहता था। मानसी ने आरव की बात का जवाब देते हुए कहा, होश आने में टाइम लग सकता है, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। फिलहाल इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए यही काफी है। हमें अब बाहर चलना चाहिए भाई, डॉक्टर मानसी आगे देख लेंगी, अयान ने कहा और आरव का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। बाहर आते ही अयान आरव से बोला, आयु ठीक है भाई, उसे 1-2 दिनों में होश आ जाएगा, आप तब तक बच्चों को देख लीजिए। आरव ने ना में सिर हिलाया और सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा ना, जब तक मेरी मिसेस खुराना ठीक नहीं हो जाती मैं किसी का भी चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे बस पहले उससे बात करनी है, वो ठीक होगी तभी मैं उन बच्चों को देखूंगा, वरना दादी है उन्हें संभालने के लिए। आरव ने इतना ही कहा और फिर अयान के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। आयु को ऑपरेशन थिएटर से जिस रूम में शिफ्ट किया जा रहा था, आरव उसकी अरेंजमेंट देखने में लग गया। अयान ने जैसा सोचा था वही हुआ। वो आरव को जाते हुए देख रहा था और उसे देखते हुए धीरे से बोला, मैंने उसे अच्छे से समझाया था कि अगर तुझे कुछ हो गया तो भाई उन बच्चों की शक्ल भी नहीं देखेंगे, और वही हो रहा है। आई विश कि अब तो जल्दी से होश में आ जाए, वरना इन बच्चों की कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से भाई इनके साथ रूड हो रहे हैं। ये अपने बच्चों की शक्ल ना देखें, लेकिन मुझे उन्हें देखना है। सभी आयु की हेल्थ के चक्कर में इतना बिजी हो गए थे कि उनमें से किसी ने बच्चों को ठीक से देखा तक नहीं था। अयान उस तरफ जा रहा था तो साक्षी भी उसके साथ चली गई। उन्होंने देखा दोनों बच्चों को वहां लेटाया हुआ था। साक्षी ने लड़के को गोद में ले रखा था तो अयान ने लड़की को। उन दोनों की आंखें अभी बंद थीं। बच्चों को हाथ में लेने के बाद अयान इमोशनल हो रहा था। उसने नम आंखों से साक्षी की तरफ देखकर कहा, इन दोनों की शक्ल काफी हद तक मिलती है और दोनों के भाई जैसे लग रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया कि इन दोनों की शक्ल आरव जैसी है, पर अफसोस उसने तो अब तक बच्चों को गोद में लेना तो दूर देखा तक नहीं। आयु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे आरव को सब बता देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था मामला इतना सीरियस हो जाएगा, वरना मैं खुद आरव को सब बता देती, उसका साथ कभी नहीं देती। साक्षी ने अफसोस भरे स्वर में कहा, मैंने कल रात उससे फिर सब कुछ पूछा था, लेकिन तब भी उसने झूठ बोला। मैंने भाई को बताया नहीं है, लेकिन साक्षी, आयु टेम्परेरीली कोमा के स्टेट में चली गई है, नहीं पता उसे कब होश आएगा। अयान ने धीरे से कहा, जिस पर साक्षी चौंक गई। वो सब अभी भी आरव से झूठ बोल रहे थे। साक्षी ने ना में सिर हिलाकर कहा, प्लीज ये सब मत करो, आरव को पता चल गया तो वो तुम पर और गुस्सा करेगा।
जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसे कब तक होश आ जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कल ही होश आ जाए या फिर 1 साल तक भी ना आए, अयान ने जवाब दिया। वहीं दरवाजे पर गौरवी जी खड़ी थीं, जो इस वक्त बच्चों को देखने आई थीं। उसने अयान की बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उन्होंने खुद को संभालने के लिए दीवार पकड़ ली थी। गौरवी जी तुरंत उस रूम से बाहर आ गई और उन्होंने अपने मन में कहा, ये तुमने मेरे बच्चे के साथ ठीक नहीं किया आयु। अगर उसे सच का पता चला तो वो टूट जाएगा। तुम्हें ठीक होना होगा, अपने बच्चों के लिए और मेरे बच्चे के लिए। अपने बच्चों के चक्कर में तुम इतनी सेल्फिश हो गई कि तुमने मेरे बच्चे को नजरअंदाज किया। सोचते हुए गौरवी जी की नजर सामने की तरफ गई। आयु को शिफ्ट किया जा रहा था और आरव उसके साथ ही था। वो 1 मिनट के लिए भी आयु से अलग नहीं हुआ था। आयु को ओटी से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया चुका था और आरव पूरी देर उसके साथ बैठा था। आरव ने आयु के कमरे से सबको बाहर भेज दिया था और वो रूम में उसके साथ अकेला था। आरव ने आयु का हाथ पकड़ा और भारी आवाज में कहा, हर बार तुम्हारी नादानियों को मैं माफ कर देता हूँ, पर इसका क्या करूँ? तुम्हारी एक बेवकूफ़ी के चक्कर में मैं तुम्हें खोने वाला था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना तुमने कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा आयु? मेरा ना सोचती, कम से कम उन बच्चों का तो सोच लेती जिन्हें पैदा करने के लिए तुम मुझसे झगड़ा कर रही थी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, आई स्वेयर मैं उनका चेहरा भी नहीं देखूंगा। अब तुम्हें अपने बच्चों को प्यार से अच्छे से बड़ा करना है तो तुम्हें होश में आना होगा। आयु का चेहरा देखते हुए आंखों से आंसू बहने लगे। हॉस्पिटल के आगे एक गाड़ी तेज गति से चलकर आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं रुकी। अंदर पार्किंग एरिया में किसी दूसरी गाड़ी को हिट करने के बाद उनमें से एक लड़की निकली जिसने ब्लैक कलर का शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस पहना था। गाड़ी को हिट करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आंखों पर ब्लैक शेड्स पहने हुए थे और बिना किसी की परवाह के अंदर जा रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी सीटी बजाई और जोर से चिल्लाकर कहा, अरे रुकिए मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? एक तो आपने मेरा सिग्नल नोटिस नहीं किया, ऊपर से यहाँ किसी डॉक्टर की गाड़ी भी हिट कर दी। आप यहीं रुकिए, पहले आपको फाइन भरना होगा और फिर एंट्री रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अंदर जा सकती हैं। बोलते हुए वो गार्ड उस लड़की के करीब जाने लगा। सिक्योरिटी गार्ड के चिल्लाने पर वो उसकी तरफ पलटी। उसने अपने शेड्स ऊपर किया और आईज रोल करते हुए उसकी तरफ देखा। वो माहिरा थी, माहिरा लूथरा, जो अपना काम करके अब वापस लौट चुकी थी। माहिरा की वापसी हो गई है। देखते हैं आगे कहानी क्या मोड़ लेती है। ऊपर से फैज भी आ गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अपने बेबीज डिलीवर करने के बाद आयु कोमा के स्टेट में चली गई थी। आरव उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहा था। आरव अब तक आयु की पूरी हेल्थ कंडीशन से अनजान था। इस बीच माहिरा लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही माहिरा ने एक गाड़ी को हिट कर दिया था और इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया था। सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर माहिरा ने एटीट्यूड से सिर हिलाया और आइज रोल करके कहा, ये जिसकी भी गाड़ी है, आई विल पे फाइन। आगे से मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बोलते हुए माहिरा ने अपने पर्स से कुछ कैश निकाला और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में थमा दिया। पैसे मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड दूसरी तरफ पलट गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, कैसी लड़की है, एक तो गलती की, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। माहिरा के कानों में सिक्योरिटी गार्ड की बातें पड़ रही थी, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह अनसुना कर दिया। माहिरा तेज कदमों से चलकर अंदर आ रही थी। वो रिसेप्शन पर आरव की इन्फॉर्मेशन निकालने लगी तो वही आरव आयु के पास बैठा था। उसे यही लग रहा था कि कुछ घंटे में आयु को होश आ जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है आयु, तुम्हारे होश में आने के बाद हम हमारे बच्चों को एक साथ देखेंगे। फिर तुम मुझे ये कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगी कि मैंने अकेले ही उनका फेस देख लिया। आरव ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वो खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच माहिरा उस रूम में पहुंची। माहिरा ने देखा आरव ने आयु का हाथ पकड़ा हुआ था। वो तेज कदमों से चलकर आरव के पास आकर बोली, क्या हुआ है इसे? माहिरा की आवाज से आरव का ध्यान टूटा और उसने सवालिया नजरों से माहिरा की तरफ देखा। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? माहिरा की उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की वजह से आरव को गुस्सा आ रहा था। तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तुमने कहा था मिशन अच्छे से कंप्लीट करो, फिर बाद में बात करेंगे।
कबीर से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया तुम हॉस्पिटल में हो। मुझे नहीं पता था तुम अपनी सो कॉल्ड वाइफ के चलते यहाँ आए हो। माहिरा ने काफी केयरलेसली जवाब दिया और फिर एक चेयर खिसकाकर उस पर आरव के पास आकर बैठ गई। फिर माहिरा ने आयु की तरफ देखकर पूछा, ये तो खुद एक डॉक्टर है ना, इसे क्या हो गया? प्रीमेच्योर बेबीज डिलीवर करने की वजह से इसकी हालत खराब हो गई है। कोई बात नहीं, जल्द ही इसे होश आ जाएगा। आयु के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर माहिरा को झटका सा लगा। माहिरा आरव की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे आने में टाइम क्या लग गया, तुमने तो इतनी जल्दी फैमिली भी कंप्लीट कर ली। जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों ही शादी को तो ठीक से 9 महीने भी नहीं हुए और इसने तुम्हें बच्चे तक पैदा करके दे दिया। आरव, माहिरा के एटीट्यूड से साफ जाहिर हो रहा था कि इस वक्त उसे गुस्सा आने के साथ साथ आयु से जलन भी हो रही थी। आरव उसकी फीलिंग अच्छे से समझ सकता था, फिर भी आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। आरव ने माहिरा की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, अब तो सब सच पता चल गया है, चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना माही। मैं इससे प्यार करता हूँ और अब हमारे 2 बच्चे भी हैं। पहले भी तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट करता था और आगे भी करूँगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी तुम। माहिरा गुस्से में खड़ी हुई और चिल्ला कर बोली, तुमने यहाँ मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी आरव खुराना, और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। सॉरी टू से, लेकिन मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करने वाली हूँ। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तुम्हारी लाइफ में नहीं लेकिन तुम्हारी वाइफ की लाइफ में। अभी ये इस पोजीशन में नहीं है कि मैं इसे कुछ कह सकूं, तो तुम्हारी तरह मुझे भी इसके होश में आने का इंतजार रहेगा और इतनी आसानी से मैं इसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। माहिरा सीधे सीधे आरव को धमकी दे रही थी, वो भी आयु को नुकसान पहुंचाने के लिए। आरव गुस्से में खड़ा हुआ और माहिरा का गला पकड़कर बोला, हाउ डेयर यू माहिरा लूथरा, मैंने कह दिया मेरी वाइफ और बच्चों से दूर रहना, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे मजबूर मत करो, मैं कुछ ऐसा करूं जिसके बाद तुम्हें उम्र भर पछताना पड़े। माहिरा ने आरव का हाथ अपने गले से दूर किया और नम आंखों से बोली, मैं उम्र पर पछताने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती आरव। तुम अच्छे से जानते थे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने इस लड़की से शादी कर ली, मुझे बेवकूफ बनाकर वापस मिशन पर भेज दिया और पीछे से इस लड़की के साथ हंसी खुशी लाइफ बिता रहे हो। तो क्या चाहती हो तुम, इसे छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाऊं? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था माही, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता हूँ। अच्छे से जानती थी मैं ये बात, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार मत करो, लेकिन तुम्हें किसी और से प्यार करने की भी इजाजत नहीं है। फिर तुमने मेरा दिल क्यों दुखाया आरव? माहिरा भारी आवाज में बोली। पहले वो गुस्से में बात कर रही थी तो अब थोड़ा इमोशनल होने लगी थी। आरव के दिल में आयु के लिए इतना प्यार देखकर उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और माहिरा के पास आकर कहा, देखो इस वक्त मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है और ना ही ये बहस करने का कोई राइट टाइम है। ये ठीक नहीं है और फिलहाल मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं स्टेट में नहीं हूँ कि तुमसे बहस कर सकूं, सो प्लीज गो। आरव काफी रिक्वेस्टिंग तरीके से बात कर रहा था। आज से पहले आरव ने माहिरा तो क्या किसी से भी इतनी रिक्वेस्टिंग वे में बात नहीं की थी। इस वजह से माहिरा को हैरानी हो रही थी। आरव को परेशान देखकर माहिरा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ रिलैक्स करके बैठो। ओके, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आरव को परेशान देखकर उसका गुस्सा भी शांत हो गया। उसने आरव को बिठाया और उसके लिए कॉफी लेने के लिए चली गई। आरव को परेशान देखकर माहिरा कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गई थी। वहीं माहिरा के रूम से बाहर निकलते ही आरव ने तुरंत कबीर को कॉल किया और उसे कहा, तुम्हें माही को मेरी लोकेशन नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टाइट चाहिए। मुझे इस वक्त किसी पर भरोसा नहीं है। माही कितना भी नॉर्मल रहने की कोशिश करे, लेकिन वो कौन है मैं अच्छे से जानता हूँ। जरूरत पड़ने पर वो किसी पर भी वार कर सकती है। पहले उसने मेरे चक्कर में अनुष्का को टेरेस से धक्का दे दिया था, तो कहीं अब वो आयु या मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाएं। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इसका अंदाजा पहले ही हो गया था और मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी का देख लिया है। बच्चों को NICU में रखा गया है और उनके बाहर की सिक्योरिटी मैंने टाइट करवा दी है। फिर कबीर कुछ पल रुककर बोला, मुझे नहीं पता था वो यहाँ आ गई है, वरना मैं आपके बारे में उन्हें नहीं बताता। उसे तो एक न एक दिन वापस आना ही था, लेकिन वो इस तरह इस वक्त पर वापस आएगी ये मैंने नहीं सोचा था। प्लीज सब कुछ देख लेना। आरव ने जवाब में इतना ही कहा, फिर कॉल कट कर दिया। वहीं माहिला आरव के लिए कॉफी लेने गई थी, तब उसकी नजर NICU वार्ड के आगे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स पर गई। उन्हें देखकर माहिरा ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगी? ऐसा नहीं है आरव,
वो बच्चे तुम्हारे ही हैं, तुम्हारा अंश। तुमसे जुड़ी किसी चीज को मैं चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें बच्चों के बजाय अपनी वाइफ की सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए थी। वैसे भी वो बेहोश है, क्या पता कभी होश में ही न आए। माहिरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इस वक्त उसे आयु से पीछा छुड़ाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आयु बेहोश थी तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। माहिरा हॉस्पिटल आने के बाद आरव से मिल चुकी थी, जहां आरव ने उसे साफ कर दिया था कि वो आयु के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। माहिरा ने आरव के परेशान हालत में उसे कुछ नहीं कहा और उसके लिए कॉफी लेने चली गई, लेकिन अभी भी वो आयु की इस हालात का फायदा उठाकर उससे बदला लेने की फिराक में थी। माहिरा कॉफी के साथ आरव के पास पहुंची। उसने आरव की तरफ एक मग बढ़ाते हुए कहा, रिलैक्स करो, ये ठीक हो जाएगी। आरव ने माहिरा की तरफ देखा और सिर हिलाकर पूछा, अचानक से तुम्हें इसकी फिक्र क्यों हो रही है और तुम इसकी ठीक होने की दुआ क्यों कर रही हो? लिसन माही, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर इस सिचुएशन में तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा कभी कोई रिश्ता रहा है। आरव ने सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा। वैसे भी वो माहिरा को अच्छे से जानता था। माहिरा ने उसकी बात पर हामी भरी और हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं इसके ठीक होने की कोई दुआ नहीं मांग रही, बस तुम्हें रिलैक्स होने का कह रही हूँ। और डोंट वरी, मुझे शिकार करने का मजा तभी आता है जब मेरा शिकार होश में हो। आखिर सामने वाले को पता भी तो चले कि उसने क्या गलती की है जिसकी उसे सजा मिल रही है। माहिरा ने चेहरे पर ईविल स्माइल थी, फिर वो आगे बोली, वैसे ये जानती है क्या कि मैंने इसकी बहन को उस रात पुश किया था? आई एम श्योर तुमने नहीं बताया होगा। ये थोड़ी इमोशनल टाइप की लगती है। अगर इसे ये पता चला कि तुम सब कुछ जानते हुए भी इससे झूठ बोल रहे थे तो पक्का ये तुमसे नाराज होगी। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? आरव ने भौहें उठाकर कहा। ब्लैकमेल नहीं डार्लिंग, बस तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रही हूँ। तुम तो जानते हो ना हम किस दुनिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना काम निकाला जाता है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? माहिरा ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। आरव ने माहिरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो सर्द निगाहों से गुस्से में उसे घूर रहा था। माहिरा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आरव से कहा, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस सिचुएशन में गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारी और इसकी दोनों की अच्छे से केयर करूंगी। वी डोंट नीड योर केयर, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस, आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा। माहिरा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां आरव के पास एक चेयर पर बैठ गई। वो आराम से कॉफी पीते हुए आरव के चेहरे को देख रही थी। आरव पहले से ही परेशान था, ऊपर से ये माहिरा नाम की मुसीबत उसके सिर पर अलग से आ गई थी। आयु पिछले 5 दिनों से बेहोश थी और अब तक उसे होश नहीं आया था। इन 5 दिनों में आरव ने किसी से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि वो आयु के सामने से हटा तक नहीं था। उसने अभी तक अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी थी, जैसा कि उसने आयु को प्रॉमिस किया था। 5 दिन बाद भी आयु को होश नहीं आया तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को आयु के रूम के आगे छोड़कर डॉक्टर मानसी के केबिन में पहुंचा। आरव को गुस्से में अपने केबिन में देखकर मानसी हड़बड़ा गई। वो खड़ी होकर धीरे से बोली, लिसन मिस्टर खुराना, आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसकी बॉडी खुद को अंदर से हील नहीं कर लेती वो होश में नहीं आएगी। ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? तुम लोग आखिर मुझसे कितना झूठ बोलोगे? जब प्रेगनेंसी की बात आई तब तुमने कहा कि तुम सब संभाल लोगी। उसके बाद तुमने कहा आयु पर दवाइयां का असर हो रहा है, वो ठीक हो रही है। और अब जब बच्चे डिलीवर हो गए तब तुम लोगों ने कहा था कि जल्द ही वो होश में आ जाएगी। लेकिन 5 दिन हो गए, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। थकते नहीं हो क्या तुम लोग झूठ बोलते हुए? आरव गुस्से में मानसी पर जोर से चिल्लाया। मानसी के पास अब आयु और उसकी बीच की बातें बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मानसी ने आरव को बैठने का इशारा किया। आरव के बैठते ही मानसी ने कहा, आपको पूरा सच सुनना है ना मिस्टर खुराना? ठीक है, बता देती हूँ। सोचा था आयु ही इस बारे में आपको बताएगी, लेकिन अब आपको क्लियरली कहती हूँ कि वो टेम्पररी कोमा के स्टेट में है। हम नहीं कह सकते वो कब तक होश में आएगी। ये बात वो अच्छे से जानती थी। जब उसकी प्रेगनेंसी रिवील हुई थी तभी मैंने उसे अबॉर्शन के लिए कह दिया था। उसने पहले 2 महीने तो बाद में 1 महीने और वेट किया। 3 महीने बाद उसके पास अबॉर्शन का ऑप्शन था और वो जानती थी कि अगर उसने इन बच्चों को पैदा किया तो
बात उसकी जान पर आ सकती है। ये तो शुक्र मनाए जो डॉक्टर अयान और मैंने मिलकर उसे बचा लिया। कोई चांस नहीं था उसके बचने का। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे कहा था कि वो आपसे बात कर ले, लेकिन वो खुद भी चुप रही और मुझे भी कुछ नहीं बताने दिया। नाउ प्लीज आप बात बात पर मुझ पर गुस्सा करना बंद करेंगे। आई एम नॉट योर पर्सनल सेक्रेटरी। मानसी ने गुस्से में आरव को सब कुछ बता दिया। वो नहीं चाहती थी कि बार बार आरव आकर उस पर चिल्लाए। वैसे भी उसे आरव से डर लगता था। पूरी बात बोलने के बाद डॉक्टर मानसी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी, मानो उसने अपने ऊपर से कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। वही सारी बातें जानने के बाद आरव सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। दूसरी तरफ आरव जब आयु के रूम में आया था, तब वो सिक्योरिटी गार्ड्स आयु के रूम के आगे छोड़कर गया था। उसने उन्हें साफ हिदायत दी थी कि आयु के रूम में किसी को न जाने दिया जाए। वहां एक नर्स पहुंची, वो अंदर जाने लगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। नर्स ने उनकी तरफ देखकर धीरे से कहा, मैडम को स्पंज बाथ देना है। सर नहीं कहा था कि जब वो बाहर हो तब मैं उनकी बॉडी क्लीन कर दूं। उसे परमिशन देने से पहले सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे गार्ड की तरफ देखा। उसने हाँ में सिर हिला दिया तो गार्ड ने उसे जाने दिया। वो आयु को बाथ देने के लिए आई थी, इसलिए उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही उसने अपना मास्क हटाया। वो माहिरा थी और इस वक्त उसे अच्छा मौका मिल गया था आयु की जान लेने का। गुड बाय मिसेस खुराना, माहिरा ने मुस्कुराकर कहा और एक इंजेक्शन तैयार करने लगी।